सर आज के ज़माने में पीपल आर नॉट कॉलिंग यू फॉर योर म्यूज़िक, दे आर कॉलिंग यू फॉर योर ब्रांडिंग। मैं मुंबई आऊँगा मतलब मेरा करियर टेक ऑफ होने वाला है। 5 साल का था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तभी शुरू किया कीबोर्ड सीखना। हाल ही में कोई गाना किया था, प्रीतम के लिए गाना हाँ। किया था। कौन सा गाना था वो जरा बताएंगे? मैंने कुड़माई का फीमेल वर्जन कौन सा डॉ यूज़ करते हो कुछ? लॉजिक जिसमें आपने सिखाया था अभी वही। मेरा पहला बॉलीवुड गाना थोड़ा लोफाई-इश है, इसको प्रोडक्शन सिखाओ, इसमें फ्यूचर है, इसमें बहुत पोटेंशियल है एंड यू विल थैंक मी लेटर। जितने ज़्यादा नोन हो उतना ज़्यादा पैसा आप डिमांड कर पाओगे और लोग देंगे भी। तभी के लिए व्हाटएवर चार्जेस आपने लिए थे, तो जब मैं सीख रहा था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे करियर पे। बट नाउ आई एम रियली ग्रेटफुल। एक चीज़ तो है, मुझे बहुत ज़्यादा लकी फील होता है एज अ जनरेशन, नॉट एज एन इंडिविजुअल। लाइव अलग होता है, स्टूडियो का एनवायरनमेंट अलग होता है, मुझे रेंट भी भरना है, अरे आज शाम का खाना भी अरेंज करना है, वो शिट, फिर बर्तन भी मुझे मांजने हैं। तुम्हें लाइव शो कैसे मिले? अगर टी सीरीज जैसा म्यूजिक लेबल ऑलरेडी फेमस आर्टिस्ट के वायरल गाने के ऊपर भी लाखों लगा सकता है टू मेक इट मोर वायरल या टू मेक इट वर्क, एन अननोन आर्टिस्ट को तो लगाना ही होगा ना। इसमें कितना अर्न कर दो, उसमें कितना अर्न कर दो। पॉलिटिक्स होगा क्या? पॉलिटिक्स विच इज अ गुड थिंग एंड बैड थिंग इन शो लाइफ, विच इज द डार्केस्ट थिंग इन शो। मैं अपने आप को रिटायर्ड देखना चाहता हूँ। तुमने जो लास्ट गाना किया उसमें तुमने कितना चार्ज किया? एंटरटेनमेंट फील्ड बहुत अनरिलायबल लगती है, सो इट इज़ नॉट द केस। बी श्योर इफ़ यू आर मेड फॉर म्यूजिक और नॉट, बी श्योर इफ़ यू आर दैट गुड और नॉट। ये फील्ड हर एक के लिए नहीं है। तो मैं मेरे इनकम को और उनकी इनकम को कंपेयर ही नहीं कर सकता, बिकॉज पीपल इज, इफ़ यू आर कॉलिंग हिम फॉर योर शो, यू वांट जुबिन नौटियाल, इट इज़ ऑब्वियस कि मैं सबसे बड़ा चंक ऑफ द पाए मैं लेके जाऊंगा, एंड उसके कुकी क्रम्स थोड़े बहुत जो बचेंगे वो मैं। एवरीबडी इज हियर टू ऑफर देयर सर्विस एज सर्विस प्रोवाइडर्स, and everybody is here to exploit your service as Right. service takers. अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीखे होते अभी तो तुम्हें ऐसे क्या लगता है, तुम क्या लैक? I would feel handicapped. हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है कुशल मंगल, जो एक सिंगर है, कीबोर्डिस्ट है, परफॉर्मर है और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। और एक बात, वो बीट प्रो म्यूजिक प्रोडक्शन के स्टूडेंट रह चुके हैं आज से 10 साल पहले। मैं उनका सफर देख चुका हूं। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि किस तरह से आज वो एक बेहतरीन इस्टेब्लिश लाइव परफॉर्मर है, जिन्होंने जुबिन नौटियाल, जोनीता गांधी इनके साथ परफॉर्म किया है एज अ कीबोर्डिस्ट, और उन्हें खुद भी लाइव शोज किए एज अ सोलो सिंगर। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लाइव परफॉर्मर, नो मैटर इफ यू आर कीबोर्डिस्ट, सिंगर, गिटारिस्ट और एनी इंस्ट्रूमेंट यू प्ले। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है टैलेंटेड बीट प्रो स्टूडेंट कुशल। Thank you, sir. तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, विच इज शो लाइन। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे लिए है मेरे पास, तुम्हें लाइव शो कैसे मिले? लाइव शोज मैंने शुरुआत की एज अ कीबोर्डिस्ट, आगे बढ़ते बढ़ते लाइव प्रोडक्शन में मैं घुसा, एंड देन आई एम ऑल्सो अ फ्रंट मैन नाउ एज अ सिंगर। तो शुरुआत, सभी चीज़ों की शुरुआत हुई मेरे एक गुरु बंधु है क्लिंटन, इज ऑल्सो कीबोर्डिस्ट प्रोड्यूसर। वो फिलहाल दिलजीत के लिए बजाता है, जोनिता एक्सेट्रा। तो एक शो में वो फ्री नहीं था, तो एज अ सब्सटीट्यूट मैं गया था उसके कब बदले। की बात होगी? ये 10 साल पहले तकरीबन। उसके पहले मैं तो सबसे पहले फिनिक्स। तुम ये बताओ, तुमने शुरू कब से किया? तुम सिंगर भी हो, हाँ, राइट? तो सिंगिंग पहले शुरू किया, कीबोर्डिंग शुरू सबसे पहले शुरू किया, या फिर दोनों साथ में किए? नहीं, सबसे पहले, या इनफैक्ट अभी भी प्रोफेशनली आई एम सेशन कीबोर्डिस्ट, प्रोड्यूसर, कंपोजर। मैं सिंगर अभी भी थोड़ा हेजिटेट करता हूँ खुद को बोलने के लिए, बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव तुम shows तो डेडिकेटेड। करते हो? शोज करता हूँ बिकॉज टेक्सचर, पप्पा का टेक्सचर अच्छा है, मुझे भी अच्छा मिला है, एंड इट्स जस्ट दैट सिंगिंग इज मच मोर देन जस्ट बीइंग एबल टू बी इन पिच, एंड लाइव शोज इज मच मोर देन जस्ट सिंगिंग एज वेल, इट्स एन एंटायर होलिस्टिक एक्सपीरियंस। तो वो प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। सो बाय इन दैट कैपेसिटी एज आई एम अ लाइव परफॉर्मर। तुमने कीबोर्ड सीखना कब से शुरू किया? मैं 5 साल का था, तब से मैंने नेविल देनुगर सर, पहले कलीना में उनके क्लासेस होते थे, वहीं पर मैं रहता था। तो तभी मॉम डैड एनरोल्ड मी, ऐसा नहीं था कि मुझे स्पेसिफिकली कीबोर्ड सीखना था। म्यूजिक में बहुत शौक रहा है पहले से, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को भी शौक रहा है म्यूजिक। यानी सुबह उठते ही हमारे घर का रूटीन हुआ करता था कि रेडियो ऑन हो जाए, बाकी कुछ पहले नहीं कर, सबसे पहले रेडियो ऑन करना। राइट। तो
म्यूजिक इंट्रो म्यूजिक बजते ही मैं बोल देता था कि ये गाना है। एंड ओवरऑल थोड़ा गाने का शौक था तभी भी, तो उन्होंने डिसाइड किया कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। उनको मन था कि तबला सिखाएं, बट तभी आसपास कोई तबला टीचर थे नहीं, तो दे डिसाइडेड टू गो फॉर कीबोर्ड। नाउ उसके बाद तुमने कहाँ पे सीखा कीबोर्ड? कीबोर्ड नेविल सर के पास, उनकी एकेडमी अभी भी चलती है, गोल्डन टैलेंट्स एकेडमी। सो आइड से आई ओ मेजर और मोस्ट पार्ट ऑफ माई सक्सेस टू हिम, बिकॉज हम फाइनेंशियली भी बहुत क्या साउंड नहीं थे, लेजिट। तो मैं 5 साल का था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तभी शुरू किया कीबोर्ड सीखना। ही यूज्ड टू टेक 500 रुपीज अ मंथ। एज अ परफॉर्मर तुम्हें ब्रेक मिला या तुम्हारा जर्नी शुरू? परफॉर्मर, कीबोर्डिस्ट की तरह? कीबोर्डिस्ट, यस। और उसके लिए तुमने क्या क्या किया, कहाँ से तुम्हें सोर्सेस, मतलब ये जानना इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग, ठीक है, तुम्हारी तरह आज की डेट में कीबोर्ड प्ले करते होंगे या उन्होंने सीखा रहेगा जैसे तुमने सीखा, ठीक है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तुम्हें पता है, राइट? बहुत ही इंडिया में बहुत ऐसे कीबोर्डिस्ट है या सिंगर है, बहुत टैलेंट, पर उनको चाहिए कि उनको प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो कैसे अपने आप को स्टेज पे लेके आए। ना कि मुंबई के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जो चाहते हैं कि हमको भी परफॉर्म करना है। किसी को तो इतना क्रेज रहता है परफॉर्मेंस का, उनको तो लगता है कि मतलब प्रोडक्शन से ज्यादा, ठीक है, किसी और चीज से ज्यादा मुझे परफॉर्मर बनना है। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं या बहुत सारे सिंगर आते हैं, मुझे ये खास करके बोलते हैं कि सर हमको रिकॉर्डिंग से ज्यादा परफॉर्म करने का बहुत क्रेज है, राइट? तो परफॉर्म करने पर हमको पता नहीं कि किसको मिलना है और हमारा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, हम कैसे हमारा कैसे हम पैसे कमाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन रहते हैं और इतने क्वेश्चन रहते हैं, उनको कोई राइट आदमी मिलता नहीं, राइट वे नहीं मिलता वहां तक रीच होने का। तो इवेंचुअली क्या होता है, वो वहां से एग्जिट कर लेते, वो सोचते चलो हम लोग ये नहीं यार नहीं हो रहा है तो कुछ और करते। पर मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले तुम्हारे जरिए कि कैसे, राइट, कैसे यहाँ ये प्रोसेस करे, कैसे अपने आप को स्टेज पे लेके आए, किससे मिले, क्या करे, क्या स्ट्रगल करे। ओके, सो इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने कैसे किया आफ्टर लर्निंग कीबोर्ड? आफ्टर लर्निंग कीबोर्ड मेरा सबसे लक वाइज एक एडवांटेज ये था कि मेरे ही सर के और एक स्टूडेंट क्लिंटन वाज ऑलरेडी, जब मैंने शुरुआत भी नहीं की थी, ही वाज ऑलरेडी प्लेइंग विद प्रीतम एट दैट टाइम, सो ही वाज हसलिंग सिंस अ फ्यू इयर्स। एंड उसके कांटेक्ट में मैं सर के ही एक कोई गेट टुगेदर या ऐसा था सारे स्टूडेंट्स का, तभी मिला था। ही लाइक माई प्लेइंग एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द सीन, क्योंकि मुझे था कि म्यूजिक में कुछ करना है, बट क्या करना है? अच्छा, लाइव अलग होता है, स्टूडियो का एनवायरनमेंट अलग होता है, इसमें क्या क्या होता है, प्रोडक्शन भी। तभी तो मैंने सीखना भी शुरू नहीं किया था आपसे, उसके बाद देन द एंटायर कन्वर्सेशन हैपेंड अराउंड प्रोडक्शन। तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया एंड एक शो हुआ, 2 शो हुए। कभी शोज फ्री में आई थिंक नहीं किए मैंने, बट एक होता है ना कि अंडरपेड शोज हुए हैं वगैरह वगैरह। बट द गुड थिंग इन ऑल ऑफ दोज वाज कि वहां से फिर आपके कॉन्टैक्ट्स का कंपाउंडिंग होते जाता है। एक शो में यू मीट 5 अदर फेलो म्यूजिशियंस, और अगर उनको आपका बिहेवियर एंड आपका म्यूजिशियनशिप पसंद आता है, वो 5 इंडिविजुअल लोग और 5 लोग को आपका नाम रिकमेंड करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या लगता है, सबसे पहले अगर समझो मैं किसी नए शहर में आता हूँ या फिर समझो कोई अपने शहर में आता है, ओके, कोई बिगिनर है, सिंगर है या कीबोर्डिस्ट है, तो वो क्या करे, वो किसको मिले? उसको शो करना है, उसको अपने आप को चाहता है कि मैं परफॉर्म करूं, ठीक है, मुझे वहां पे करियर बनाना है, शो इंडस्ट्री में मुझे करियर बनाना है। तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा, किसको जाके मिलना है? सबसे पहला स्टेप तो आप अपनी सिटी मत छोड़िए। आपको आज के जमाने में मुंबई में आकर काम करने की इन द लाइव सीन टू बिगिन विद जरूरत नहीं है, क्योंकि मी बीइंग हैविंग वर्कड सिंस लास्ट डेकेड और सो, मैं उस स्ट्रगल को नहीं जानता जब मुझे म्यूजिक का तो स्ट्रेस, चलो अगर स्ट्रेस कहें या जो भी के, कुछ करके दिखाना है, शोज चाहिए, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं चल रहा था कि मुझे रेंट भी भरना है, अरे आज शाम का खाना भी अरेंज करना है, वो शिट, फिर बर्तन भी मुझे मांजने हैं। हालांकि मेरे दोस्त हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, जो नॉर्थ से हैं, अलग अलग जगह से हैं, इंडिया से, एंड मुंबई आते हैं टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू, जहां पर दे आर एक्चुअली हसलिंग टू मेक देयर लाइफ डेली एंड्स मीट एज वेल। तो मुंबई उस तरीके से इट्स अ टियर ए सिटी, इट्स अ कॉस्टली सिटी टू लिव इन। एंड मुझे अगर कोई अप्रोच कर रहा है कि कुशल, आई एम अ कीबोर्डिस्ट, मुझे शोज चाहिए, एंड अगर मैं उसे कंसिडर कर रहा हूँ,
आज के ज़माने में मेरा कंसिडरेशन ये नहीं होगा कि वो मुंबई में रह रहा है या नहीं, एज कम्पेयर टू ये होगा कि वो कितना अच्छा बजा पा रहा है, वो जो काम मैं उसे दे रहा हूँ उसको कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहा है, हाउ मच यू कैन डिलीवर. क्योंकि इफ़ यू आर इन अ सेक्टर जहाँ पर फ्लाइट पहुँच सकती है एंड प्रोवाइडेड आप कुछ तो करके ट्रेन लेके आप रिहर्सल पे आ जाओगे, सो दैट द आर्टिस्ट इज सेटिस्फाइड कि ओके ये कीबोर्ड हैंडल कर लेगा मेरे सारे पार्ट्स. यू डोंट नीड टू शिफ्ट इमीडिएटली. वो मिलने वाला जो कल्चर था ना बेसिकली कि आप एक शहर में आओ, आप 10 लोगों से मिलो, वो मिलने का सिग्निफिकेंस आज के जमाने में बहुत कम हो गया है. बिकॉज मैं पर्सनली किसी से नहीं मिला हूँ फॉर माई. पर होता क्या पता, अगर समझो यहाँ पे शो करना है, ठीक है, हाँ, मुंबई में शो करना है, कोई वेल नोन आर्टिस्ट है, हाँ, अगर तुम किसी को रिकमेंड करते हो, कीबोर्डिस्ट या गिटारिस्ट, ठीक है, और वो रहता है किसी और शहर में, हाँ, तो रिहर्सल को इमीडिएट नहीं आ सकता. तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना बट अगर आपको स्ट्रगल करना ही है, वुड टेकिंग अ ट्रेन इज चीपेस्ट मोड एंड कमिंग फॉर द रिहर्सल, वो 10 दिन का जुगाड़ इज मच मोर शुड बी मच मोर अफोर्डेबल देन पूरा मैं शिफ्ट ही हो जाऊं. मैं ये ऐसा लगता है ट्रूली. आई ट्रूली बिलीव सो, बिकॉज मुंबई अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, आप सेल्फ मेड ऑलरेडी नहीं हो, तो इट कैन बी अ वेरी रुथलेस सिटी टू लिव इन. मुंबई में अपॉर्चुनिटीज है, बट मैं मुंबई में रह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुंबई में शोज कर रहा हूँ. आई एम अफिलिएटेड टू आर्टिस्ट हु ऑल्सो हैपन टू स्टे इन मुंबई, सम ऑफ देम ऑल्सो डोंट, एंड हम ऑल ओवर द ग्लोब शोज कर रहे हैं. एंड आई एम फ्रेंड्स विद आर्टिस्ट जो म्यूजिशियंस जो मुंबई में नहीं रहते हैं, बट फिर भी बेस्ड ऑन देयर टैलेंट, देयर स्किल सेट, वो टॉप टियर आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म कर रहे हैं अगेन अराउंड द ग्लोब. रहना मुंबई में रहना है ना सर, ये इतना बड़ा ड्रीम दिखा है, जैसे द अमेरिकन ड्रीम, बस अमेरिका लेके जाओ. जो लोग अमेरिका में टूर करने जाते हैं उनको पता है कि व्हाट्स द हकीकत बिहाइंड दैट. ऑफ कोर्स तुम्हारा पॉइंट ये है कि तुम अगर कोई मुंबई में आता है तो उसको फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे. हाँ, ये तुम्हारा पॉइंट. यस, एंड उसको अगर आप बाईपास करके, दैट इज नो लॉन्गर द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग अप योर कंटेंट इनफ. क्योंकि अगर मैं आपको मिलूं, आप बोलो कि आप मुझे मिले, मैं बोलूं सर मैं अच्छा प्रोड्यूस करता हूँ, मुझे चांस दे दो, आप सबसे पहले क्या मुंह देख के तो आप चांस नहीं देने वाले हो कि अच्छा ये तो मेरे बगल वाले बिल्डिंग में ही रहता है या नेबर है, फिर भी आप चांस नहीं देना. आप बोलोगे सेंड मी योर लिंक्स, ईमेल मी योर वर्क. अब ईमेल मैं देहरादून से कर रहा हूँ या दिल्ली से कर रहा हूँ या मुंबई से कर रहा हूँ, हाउ डज इट मैटर. अगर एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर मेरे पास कोई आता है और मुझे उसको काम देना है, हाँ, तो देखो डेफिनेट मुझे उसका पहला मैं काम देखूंगा, राइट. काम जरूरी है, मैं दूंगा काम. अगर कोई बाहर के सिटी का होगा ना, मैं इसलिए काम दूंगा क्योंकि मुझे वो तरह का कल्चर चाहिए मेरे म्यूजिक में, ठीक है. मैंने कुछ गाने प्रोड्यूस करवाए थे, साउथ से करवाए थे, पर इसके पीछे रीजन ये था कि मुझे वो टोनालिटी चाहिए था. बट फिर भी मुझे वो इनकन्वीनियंट इसलिए हो रहा था तो क्योंकि वो दूर है, राइट. और मैं बिलीव करता हूँ कि है ना, ऐसा पर्सनल मेरा ऐसा सबके लिए होगा जरूरी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई साथ में होता है, ठीक है, वो वाइफ के साथ जब भी काम करते हैं, राइट, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है. ना कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पर हाँ तुम्हारा जो पॉइंट था वो सही है कि पहले तो मैं देखूंगा कि उसको कितना अच्छा आता है, वो वाकई वो काम कर सकता है. उसके 2-4 ट्रैक सुन के पता चल जाए कि उसको किस लेवल पे वो काम कर रहा है, राइट. बट मुझे ऐसा लगता है कि शो में क्या होता है पता है, आप लोग रिहर्सल करते हो, राइट. अभी आपका एक शो है और एक शो के लिए आपको कोई समझो कोई दिन में शो है तो उसके 4 दिन पहले, राइट, आपको रिहर्सल करना है ना. तो अब वो रिहर्सल के लिए आ गया, राइट, वापस वो चाहे वहां से चला जाएगा, वापस आएगा दूसरे शो के लिए, वापस रिहर्सल में आएगा. तो वो ट्रैवलिंग में ना बहुत, आप देखो ना कितना इनकन्वीनियंट है, कितना हरासमेंट है. तो द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. ठीक है, यू स्टार्ट विद सम वर्क जहां पर आपको एक सॉलिड फाउंडेशन दिख रहा है कि अच्छा काम मिलना शुरू हो रहा है, कॉन्टैक्ट्स प्रॉमिसिंग बन रहे हैं. अब इसके बेसिस पे मैं बेसिक सस्टेनेंस तो निकाल सकता हूं. एग्जैक्टली, यही मुझे कहना था कि वो स्टेज पे आने के बाद क्या, वो स्टेज पे आने के बाद बिल्ड अप ऑन दैट, बिल्ड अप ऑन योर क्रेडिबिलिटी. एंड लोग शुरू में फ्रीक्वेंसी कितना रहता है शोज का, मतलब 2, 3, 1? हाईली डिपेंड्स आप कौन से आर्टिस्ट के साथ अफिलिएट हो पा रहे हो, एंड किस आर्टिस्ट के साथ अफिलिएट होना है, दैट्स नेवर फॉर यू टू डिसाइड. अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई नया बंदा यहाँ पे आता है और एनी वर्क लाइक गिटारिस्ट है, कीबोर्डिस्ट है, सिंगर है, तो एक बेसिक मिनिमम रेम्यूनरेशन क्या होता है? मिनिमम रेम्यूनरेशन
मुझे क्लब्स का नहीं पता है क्योंकि मैंने कभी उस तरीके के क्लब शोज या रेस्टोरेंट शोज नहीं किए हैं। फर्स्ट टू बी स्पेसिफिक के मैं किस तरह के शोज करता हूँ, जो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स होते हैं या जो भी आर्टिस्ट है जिनके 1 या 2 प्लेबैक हो गए एंड मोर, तो वहाँ पर द मिनिमम पे दैट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द वेरी लो एंड वुड बी फॉर म्यूजिशियंस वुड बी 20,000। अच्छा, सुपर। तो न्यू कमर को उतना मिलता है? न्यू कमर को ये कितना मिलना चाहिए इन एन आइडियल केस सिनेरियो, उसका जवाब मैंने दिया। कितना मिलता है वो नहीं बोल सकते। हाँ, एक बात बताओ, पॉलिटिक्स होता है? क्या पॉलिटिक्स होता है? आपने जो पूछा कितना मिलता है उसी में सारा पॉलिटिक्स आ गया। थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, सुनने वाले को समझ में आएगा एक्चुअली क्या पॉलिटिक्स होता है। कैरिंग ऑन फ्रॉम द सेम क्वेश्चन जो आपने पूछा कि कितना मिलना चाहिए या कितना नहीं, उस टाइप करी, मैं कमर्शियली नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, एज अ म्यूजिशियन या न्यू कमर के साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग वे से या फिर वो हाँ सब जगह होता है सर, कहाँ नहीं होता है, तो म्यूजिक फील्ड में भी क्यों नहीं होगा। राइट, लोग जहाँ ऑलरेडी खाली बैठ के जीत रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लाइक बिग बॉस, वहां पे भी पॉलिटिक्स होता है। तो वी आर तो एक्चुअली ट्राइंग टू मेक लाइवलीहुड। अच्छा, एक बात बता, शो में अगर मार्केट बनाने के लिए, ठीक है, क्या चीजें जरूरी है? सोशल मीडिया कितना जरूरी है या फिर मिलना कितना जरूरी है? सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, जरा एक्सप्लेन करो ना। और तुमने कैसे किया अपना सोशल मीडिया? तुम्हारे कितने फॉलोवर है बाय द वे? मेरे फिलहाल 1,38,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम। सुपर। तो जब तुमने शुरू किया था तभी क्या क्या चैलेंजेस आए थे, कैसे व्यूज आते थे, कितना इंपॉर्टेंस मिल रहा था, कैसे तुमने ग्रो किया, उससे तुम्हें क्या फायदा होगा, जरा एक्सप्लेन करो। इंस्टाग्राम से तो मैं जो कुशल मंगल लाइव, जो मेरा लाइव एक्ट है जहाँ पर मैं गाता हूँ, वो किक ऑफ इंस्टाग्राम के वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसमें आई हैव बीन कंसिस्टेंटली पोस्टिंग रील्स पिछले 2 साल से मेरे लाइव। कंसिस्टेंसी मतलब कैसा था तुम्हारा? डेली, एक हफ्ते में एक, कैसा? या फिर कंसिस्टेंसी तो देखिए, मैं पिछले अभी 10 दिन से पोस्ट कर रहा हूँ एक, और उसके पहले 5 महीने का गैप आ गया था इन माय पोस्टिंग। अच्छा। तो व्हेन आई से कंसिस्टेंटली, इट्स जस्ट दैट कुछ ना कुछ कंटेंट जा रहा है ऑन एंड ऑफ। आई एम नॉट द पर्सन जो एकदम मशीन लाइक काफी लोग कर पाते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि जितना कंसिस्टेंट आप रह सको उतना ज्यादा अच्छा है। मैंने तुम्हारा एक देखा था, आई थिंक रील देखा था, यूट्यूब का वीडियो देखा था, पता नहीं तुमने क्या किया था, पता है? मल्टीपल वॉइसेस बनाया था, आकेपेला बनाया था, पर वो मुंह से किया था। हाँ, मुझे अच्छा लगा था वो। अलग अलग वॉइसेस लेके तुमने क्या रिदम बनाया था, समथिंग, बहुत पहले देखा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर ऐसे ही कुछ किया था, रिदम भी बनाया था, समथिंग कोरस से तुमने किया था, उसके ऊपर तुमने गाना गाया था। हाँ, ये तभी वेस्ट में 2-3 बहुत प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे जिनको मैं फॉलो करता था फॉर आकेपेला। ये म्यूजिक फॉर्म का नाम है आकेपेला, तो उसके लिए तो वहां से इंस्पिरेशन मिला, एंड दैट इनफैक्ट वाज माय ब्रेक थ्रू पॉइंट ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, क्योंकि वो तुम्हारा वायरल रील था। हाँ, मैंने शुरुआत दिल दिया गल्ला का एक आकेपेला डाला था। देन उसको ग्रो करते करते, अपने आर्ट को भी आकेपेला को ग्रो करते करते, मैंने जिया जले एंड चोगाड़ा, इन दोनों के इंडिविजुअल आकेपेला कवर्स डाले थे, एंड उनको बहुत ही ज्यादा सराहा गया, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं अभी भी रिपोस्ट करता हूँ तो उसको बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ यूनिक होता है। एंड सोशल मीडिया पे यस, कुछ आपका यूएसपी क्या है, और या तो आप जो कॉमन चीज कर रहे हो जो 1000 और लोग कर रहे हैं, उसमें आप कितने ज्यादा अच्छे हो, वो मैटर बहुत करता है। एंड उस जैसे मैंने आपको कहा कि इफ आई एम अप्रोचिंग यू एंड यू से कि आपका पास्ट वर्क वगैरह बताओ, सो इंस्टाग्राम हैज बिकम योर सोशल कार्ड। वी नो लॉन्गर एक्सचेंज कार्ड्स नाउ, बट आप अपना सोशल मीडिया आईडी दे दो तो लोग पूरा स्कैन कर लेते हैं कि आप व्हाट यू आर एग्जैक्टली। तो कैसे ग्रोथ कैसे किया, बताओ, पहले कितना टाइम लगा और क्या क्या बेनिफिट्स हुए तुम्हें सोशल मीडिया से? मैंने सोशल मीडिया को सीरियसली लेना 2 साल पहले शुरू किया, वेयर आई वाजंट इवन एट 4-5,000 फॉलोअर्स। बट पहला मेरा अप्रोच ये था जो काफी लोगों का अभी भी होता है फॉर ऑल राइट रीजंस, कि नहीं मैं तो कंटेंट पे ही ध्यान दूंगा, एंड आई विल जस्ट होप कि कोई एक चीज वायरल हो जाए, एंड उससे आई विल हैव माय यशराज मुखाटे मूवमेंट बेसिकली, कि यशराज इज द गाय जिसने रसोड़े में कौन था उसका एक स्पूफ बनाया था, म्यूजिक बनाया था। पीपल, तो वो एक कैटेगरी है
कीपिंग इट कांस्टेंट दैट आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग होना ही चाहिए. यशराज मुखाटे वायरल नहीं गया था, उसके पहले से वो बहुत अच्छा म्यूजिक कंटेंट देते आ रहा था, एंड शायद वो अगर वायरल नहीं भी जाता वो तो भी देते आता. दैट्स जस्ट हु ही इज. इट डजंट डिपेंड ऑन हिज गोइंग वायरल. बट सामने और एक कैटेगरी है लोगों की जो बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं, बट वो एक वायरल मोमेंट स्पार्क नहीं हो पाता है. मैंने मेरे लिए ये डिसाइड किया कि बॉस, आई कैन नॉट वेट फॉर दैट टू हैपन, एंड आई टुक थ्रू एंड थ्रू हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम पेड प्रमोशंस, जो हर एक को अवेलेबल होता है, बूस्ट पोस्ट का टैग. सो आई हैव बूस्टेड द बीप आउट ऑफ द कंटेंट दैट आई हैव मेड. जो ऑलरेडी लोग इंटरैक्ट बहुत कर रहे थे उसके साथ, उसको और बूस्ट किया है, एंड उससे ही ग्रो हो के अभी जो 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स पहुंचे हैं. ये तुम्हारे कितने साल में हुए इतने फॉलोअर? 2 साल के अंदर. अच्छा, 2 साल में 1 लाख फॉलोअर हुए. उसमें से बूस्ट तुमने किया, पर्सनली ऐड किया उसका, या फिर ऑर्गेनिक? बूस्टेड फॉलोअर्स मस्ट बी, मतलब बूस्ट करके जो कंटेंट पहुंचा है लोगों के बाद, जिसके बाद उन्होंने फॉलो किया है, दैट मस्ट बी ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द ऑडियंस. इनफैक्ट ऐसे ही मेरा एक शो हुआ था मुंबई में, तो उसी के क्लिप्स बना के फिर मैं पोस्ट करता था, और उसमें से जो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था ऑर्गेनिकली उसको बूस्ट किया. तो मुझे एक डीएम आया था, कॉलेज शोज के लिए डीएम आते थे. मुझे डीएम आया कि अरे, आई डिडंट नो अबाउट यू अर्लियर, नहीं तो अभी हमारा एक फेस्ट हो रहा है. भोपाल से डीएम आया था. तो ही जस्ट सेड, यू नो, बट नो वरीज, आई रियली वांट यू टू परफॉर्म इन माय कॉलेज. मैं नेक्स्ट जो भी शो फेस्टिवल होगा उसमें बुला लूंगा आपको. मैंने बोला बहुत कन्विक्शन से बोल रहे हैं, ठीक है, थम्स अप. फिर मैं उनके अकाउंट में जाके देखता हूँ तो ही इज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी टॉकिंग टू मी. तो दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया. एंड अगर कुछ पैसे देकर आप लेजिटिमेटली अपने चीज को प्रमोट कर पा रहे हो, बड़ी से बड़ी कंपनीज इतने बड़े होके भी, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी होके भी प्रमोशंस में पैसे डालती है, तो आई एम तो नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम. सो आई फील आई ऑट टू बी इन्वेस्टिंग, पुटिंग आउट द मनी फर्स्ट, so that I can hope for some sort of return. अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता? अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होता, तुम ऐसे नॉर्मली शो कर रहे हो जैसे तुम अभी ऑर्गेनिकली कर रहे हो, थ्रू कॉन्टैक्ट्स, थ्रू योर गुडविल, राइट? एज अ कीबोर्डिस्ट मुझे सोशल मीडिया ने बिल्कुल मतलब हेल्प नहीं किया है, मैं ये नहीं बोलूंगा. आई हैव नेवर डिपेंडेंट ऑन इट. एज अ सिंगर इट हेल्प्स यू. हाँ, एज अ सिंगर, बिकॉज एज अ लाइव परफॉर्मर बहुत कंपटीशन है, एंड ये फील्ड में मैंने 10 साल नहीं बिताया. इट्स जस्ट बिन 2 years एंड आई हैव ऑलरेडी डन एन नंबर ऑफ शोज. मेरा खुद का शो मुंबई के एक रिनाउंड कॉलेज में हुआ है, एंड काफी सिंगर्स रियलिटी शो से आकर भी ये नहीं बोल पाते कि ओके हमारा मुंबई में शो हो रखा है. वाओ, सुपर. तो उसमें सोशल मीडिया का पूरा कैंपेन डिजाइन करने में, इंस्टाग्राम का पूरा गेम डिजाइन करने में बहुत हेल्प हुई है. अच्छा, तो तुम उसका क्रेडिट सोशल मीडिया में तुम इंस्टाग्राम को दोगे? बिल्कुल बिल्कुल. एंड इंस्टाग्राम में भी नॉट वेटिंग फॉर दैट स्पार्क कि कभी किसी ने देख लिया, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ने देख लिया, शेयर कर लिया. नो, पुटिंग इन द मनी जितना भी हो सके. अब शुरुआत आप 20 रुपए से भी करो, 200 से करो, 2000 से करो. वहां तक रीच होने में वो आपके लक और आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट. एक एवरेज कंटेंट को कितना टाइम लगेगा? एवरेज कंटेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है सर. इट्स हाईली कस्टम. या मेरे ही ड्यूरेशन में किसी को शायद 0 फायदा होता, शायद 1 लाख नहीं 1 मिलियन व्यू फॉलोअर्स तक भी पहुंच जाते हैं. इसके पीछे रीजन क्या पता है? कि कुछ लोग है ना, न्यू कमर रहते हैं, कि उतने सीखे हुए नहीं रहते. वो उसको सिंगर कैटेगरी में रखो, गिटारिस्ट कैटेगरी में रखो, या कीबोर्डिस्ट में, तो वो लोग करते करते सीखते, ठीक है. कुछ लोग सीख के करते, इसमें फर्क है. सीख के करते, उनको पता है ये सब चीजें कैसे हैंडल करना है, क्या डिलीवर करना है, स्टडी रहता है. इवन सोशल मीडिया का भी स्टडी रहता है, उनको ये भी पता रहता है कि वायरल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. जो बिगिनर रहते हैं ना, उसको कितना टाइम लगेगा? सर, इसमें एक्चुअली एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि जो अगर लेबल के भी कॉर्पोरेट्स बैठे हैं, द नॉन म्यूजिशियन गाइज जो डिस्कस करते रहते हैं कि वायरल क्या जाएगा, वो भी हवा में ही तुक्का लगा रहे हैं कि उनको क्या लगता है वायरल जाएगा. मुझे पहली बात तो हर एक को अपना टैलेंट अच्छा तो लगता है, बट अपने अहम को थोड़ा साइड में रखकर एम आई एक्चुअली गुड. मुझे बहुत, मैं करियर के शुरुआत में, इवन बिफोर अस, या इनफैक्ट जब मैं आपसे सीख रहा था, समीर दाते सर इज एन एक्सट्रीमली पॉलिश्ड, क्लासिकली ट्रेन्ड, सुरेश वाडकर सर से ट्रेन्ड. समीर दाते जी का ही पॉडकास्ट हुआ है.
तो he's the guy who kickstarted my समीर दाते भी journey. बीट प्रो के स्टूडेंट है। हाँ, अरे तो उन्होंने, मैं जब प्रोडक्शन सीखता था और उनको सुनाता था, सर मैंने ये किया है, तो मैं उनको पूछा, सर मुझे पता कैसे चले कि ये अच्छा है या नहीं? लाइक आप डायरेक्टली कंपेयर करो। मैं किससे कंपेयर करूं? जो गाना आपको पसंद है, दैट इज योर स्टैंडर्ड, दैट्स योर गोल्ड स्टैंडर्ड। आप जो भी चीजें सुन रहे हो फिलहाल, जो मूवीज में निकल रहे हैं, जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट। रैप म्यूजिक सुनते हो? थोड़ा बहुत। म्यूजिकली तुम्हें क्या लगता है रैप म्यूजिक के बारे में? म्यूजिकली मैं उसमें उतना घुसा ही नहीं हूँ सर कि मैं कुछ कमेंट कर सकूं उसके बारे में। अच्छा, एक बात बताओ, which is a good thing and bad thing in Showline, which is the darkest thing in Showline? Showline में क्या अच्छी बात है? The good क्या thing is, yes, there is on a satisfaction level being able to cater to 10, 20, 50,000 people all listening to you play a solo या आप गा रहे हो, वो स्टेज हाई को कोई चीज बीट नहीं कर सकती। मैं कल ही सलीम सर का एक इंटरव्यू देख रहा था कि दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग ग्रेट म्यूजिक सिंस फॉरएवर, बट वो पहले खाली स्टूडियो आर्टिस्ट की तरह ही थे एज म्यूजिक डायरेक्टर। एंड उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2015 इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रोड्यूस एंड कंपोज किया था। तभी उनको बुलाया गया कि आप परफॉर्म भी करो। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स ही परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ सच अ क्राउड एंड ही नेवर लुक्ड बैक। तब से सलीम सुलेमान लाइव चलता आ रहा है। तो वो स्टेज हाई को कोई, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट स्टेज। सेकेंड इज, काफी लोग को क्वेश्चन होता है, आई एम अ कच्छी, आई कम फ्रॉम अ रिजर्व कम्युनिटी, जहां पर अगर कोई लड़का या लड़की स्टूडियस है, इंटेलिजेंट है, तो उनको भाई सीए बनाओ या इनको कोई बिजनेस में घुसाओ, ये अच्छा करेंगे। बाकी स्पेशली ये हमारी जैसी एंटरटेनमेंट फील्ड बहुत अनरिलायबल लगती है। सो इट इज नॉट द केस। there is stability, there is good money involved if I am being upfront, provided you are that good. वो तो चीज है ही। The bad side would be there is fierce competition, but ये that would be a very generic bad side जो हर फील्ड में आपको मिलती है। तो आपको खाली एक अच्छा प्रोड्यूसर नहीं चाहिए, आपको ऐसा भी चाहिए कि जो बंदा वर्क फ्रेंडली हो, जो मेरे कॉल्स टाइम पे रिसीव करे, जिसको मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो आई कैन ट्रस्ट कि वो टाइमलाइन अध्ययर करके खत्म करेगा मेरा प्रोजेक्ट। तो ये सारे बहुत चीजें होती हैं जो ओवरलुक हो जाती है। सो इफ आई एम अ कीबोर्डिस्ट, आई एम नॉट जस्ट गेटिंग कॉल्ड बिकॉज आई एम अ गुड कीबोर्डिस्ट, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कॉल्ड बिकॉज आई एम अ रिलायबल पर्सन, आई एम अ वर्क फ्रेंडली पर्सन, और मैं एज अ कीबोर्डिस्ट ऑन बोर्ड आ रहा हूँ तो मैं 4 एक्स्ट्रा काम करके ही जाऊंगा। लाइक अरेंजमेंट्स हो गए, कॉर्ड चार्ट्स हो गए, कोऑर्डिनेटिंग विद द एंटायर बैंड हो गया। तो ये चीजें इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर बैड ये भी आएगा कि देयर इज नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन गिविंग सच गाइडलाइंस टू अदर पीपल कि क्या करना है, कैसे करना है। बाकी तो जिसको हासिल करना होता है वो इंफॉर्मेशन निकाल ही लेते हैं। द वर्स्ट पार्ट इज होप। क्या हो? होप, जहां मैंने अभी ही कहा, मैं खुद को शायद कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, जहां मैंने कहा कि यस देयर इज स्पेस फॉर यू इफ यू आर दैट गुड। जब आप और किसी को सोशल मीडिया पर देख के, या इवन वर्स कोई आपको गलत होप दे रहा है कि आप, ये डायलॉग बहुत फेमस हो गया ऑफ लेट एज अ फनी थिंग, आप मुंबई आ रहे हो, हम रियलिटी शोज में वगैरह बहुत, आप मुंबई आ रहे हो, उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया कि अच्छा भाई मैं मुंबई आऊंगा मतलब मेरा करियर टेक ऑफ होने वाला है। बट अमित त्रिवेदी सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि उनको पूछा गया था ऑल अबाउट म्यूजिक में, तारसेम सर ने पूछा था कि व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू पीपल वांटिंग टू एस्पायर म्यूजिक एंड जो दूसरा काम कर रहे हैं, दे आर लाइक मत करो। फर्स्ट बी श्योर इफ यू आर मेड फॉर म्यूजिक और नॉट, बी श्योर इफ यू आर दैट गुड और नॉट। ये फील्ड हर एक के लिए नहीं है। तो अगर आपको मिसगाइड करने में आया है कि नहीं हो सकता है, नहीं आप कर लोगे, वो मिसगाइड किया है, आपको तभी पता चलेगा जब आपको काम नहीं मिल रहा है। एंड अगर आपको काम नहीं मिल रहा है देन देयर इज ओनली सो मच यू कैन ब्लेम ऑन योर लक। आपको अगर काम नहीं मिल रहा है then you have to somewhere point the finger at yourself and ask कि maybe you are not meant for this for whatever reasons। पेमेंट का कैसा रहता है? अगर आप जब भी परफॉर्म करते हैं, आपका शो होता है, तो आपका पेमेंट टाइम टू टाइम रहते हैं, कभी कभी रिस्की रहते हैं,
कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी कम मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है? आपका सर्कल बहुत मैटर करता है इसमें, जैसे आपने बोला कितना पॉलिटिक्स कम है, वो वाले क्राउड से आप दूर रह रहे हो, वो ग्रुपिज्म से आप दूर रह रहे हो, दैट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक फॉर योरसेल्फ. द करंट आर्टिस्ट्स दैट आई एम एफिलिएटेड विद, जो टियर ए आर्टिस्ट हैं, सारे प्लेबैक सिंगर्स हैं, पेमेंट के इश्यूज जनरली नहीं होते हैं. जो प्रॉमिस्ड पेमेंट होता है वही डिलीवर किया जाता है. एंड शायद थोड़ी देरी हो जाए, आगे पीछे हो जाए, बट वो भी रेयर केस सिनेरियो में ही होता है. तो जो सोर्स ऑफ पेमेंट है जो क्लाइंट से आता है, वो कैसे आता है? वो किसी मीडिएटर से आता है, ऑर्गेनाइजर से आता है, कैसे आता है? क्लाइंट डायरेक्ट टू द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीनिंग द सिंगर. तो क्लाइंट का जो पेमेंट रहेगा, हाँ, समझो XYZ अमाउंट है, हाँ, ठीक है, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजर को पता रहेगा, फिर इवेंट मैनेज जो कर रहा है उसको पता होगा, राइट? वो आर्टिस्ट को नहीं पता होगा कि क्या अमाउंट होगा. क्लाइंट, एंड क्लाइंट, समझो शादी है, मुझे ही पता है. और अगर आप सिंगर हो बेसिकली, ओके, आई एम कॉलिंग यू, मैंने समझो ₹10 या $10 में लॉक किया है शो. इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपको $10 मिले हैं ये शो के लिए. ओके. बीच में इवेंट ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर आर्टिस्ट मैनेजर को अप्रोच कर रहा है, आर्टिस्ट मैनेजर अपने इवेंट आर्टिस्ट एजेंसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो मिडिलमैन काफी हो सकते हैं. बहुत हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो आप जो शोज करते हो उसमें कैसे होता है? डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट होते हैं या मैं मेरे खुद के शोज जो कर रहा हूँ एज कुशल मंगल लाइव, उसमें आई हैव बीन लकी इनफ टू बी डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड. जो भी लोग जिनके भी शोज मैंने किए हैं, कॉलेजेस इंक्लूडेड, मुझे डायरेक्ट मेल्स आए हैं उन सभी से. डायरेक्ट मिल जाता है. क्या होता है पर कॉस्ट शोज? शो का कॉस्ट पूरा आपका बैंड नहीं, आप जो बैंड सर्विसिंग दोगे, बैंड, एवरीथिंग, साउंड एंड एवरीथिंग, क्या कॉस्ट होता है? ये सब करने के बाद, इतना आपने सोशल मीडिया किया, ठीक है, फिर ये सारी चीजें, हाँ, ये इतना जर्नी होने के बाद, हाँ, राइट, एक 10 साल तो तुमने दिए रहेंगे, है ना? उसके बाद अगर तुम चार्ज करते हो, कितना चार्ज करते हो विथ होल एवरीथिंग? With everything, don't give me the exact number, just give me the idea. With everything, I would want to charge more than I am charging as a musician. That would be my politically correct answer. जहाँ पर, जैसे आपने पूछा मुझे कि what was one of the reasons why you shifted, एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लाइव परफॉर्मर बनना है. एक तरीके से मैं डिनाई भी कर रहा हूँ कि नहीं, I don't think I am a singer. तो क्यों कर रहा हूँ मैं? Money is one of the reasons, because yes, it is the truth that for reasons good as well as bad, singers are paid way more than what a musician is paid. अभी इसमें good and bad मैंने बोला, तो काफी सिंगर्स जो हैं, जहाँ पर मैं समझो एक जुबिन नौटियाल के साथ परफॉर्म करता हूँ, राइट, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगर्स इन द कंट्री करंटली. तो ऑफ कोर्स, एंड आई एम अ सेशन म्यूजिशियन देयर, तो मैं मेरे इनकम को और उनकी इनकम को कंपेयर ही नहीं कर सकता. बिकॉज पीपल इज, इफ यू आर कॉलिंग हिम फॉर योर शो, यू वांट जुबिन नौटियाल एंड बैंड, यू डोंट वांट अ कुशल मंगल देयर, यू डोंट वांट एन एक्स म्यूजिशियन. तो उनके ब्रांड वैल्यू पे उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो उनके हक के हैं. बट टॉकिंग अबाउट सिंगर्स जो शोज कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लब शोज, रेस्टोरेंट शोज, एक एथिक समवेयर, गलत एथिक एस्टैब्लिश हो गया है कि बाय द वर्च्यू ऑफ मी बीइंग अ सिंगर, इट इज ऑब्वियस कि मैं सबसे बड़ा चंक ऑफ द पाए मैं लेके जाऊंगा, एंड उसके कुकी क्रम्स थोड़े बहुत जो बचेंगे वो मैं बटोर थोड़े डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा म्यूजिशियंस में. दैट्स द रॉन्ग पार्ट ऑफ इट. अभी तुम म्यूजिक प्रोडक्शन भी करते हो, तुमने हाल ही में कोई गाना किया था, प्रीतम के लिए गाना किया था, कौन सा गाना था वो जरा बताओगे? मैंने कुड़माई का फीमेल वर्जन किया, सोलो प्रोड्यूस किया था, राइट. तो क्या तुम्हें क्या डिफरेंस लगता है और क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है एज अ आर्टिस्ट, बीइंग अ म्यूजिशियन, लाइव म्यूजिशियन एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर? इट्स बोथ आर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस. मुझे दोनों में कंपेयर मनी वाइज भी करना है. आप कितना इसमें कितना अर्न करते हो, उसमें कितना अर्न करते हो, दोनों में अर्निंग पोटेंशियल इंडेफिनिट है. और मुझे ये भी कंपेयर करना है कि क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर. मैं जानता हूँ पर्सनली, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मैं ऑडियंस के लिए पूछना चाहता हूँ जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके दिमाग में सारे सवाल होते हैं कि कौन सा अच्छा फील्ड होगा. अगर मैं म्यूजिशियन हूँ या सिंगर हूँ या जो भी, मुझे लाइव में जाना चाहिए कि एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर होना चाहिए, ठीक है. तो क्या तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम दोनों करते हो, तो तुम्हें दोनों चीज़ों का तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुम बता सकते हो कि मुझे इसमें इतना अच्छा पैसा मिलता है, इसमें नहीं, या इसमें ज़्यादा मिलता था, इसमें कम मिल रहा है, या फिर
जो भी चीज़ है, और तुम ये भी बता सकते हो कि इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल किसमें, इसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज अ आर्टिस्ट, इसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? पैसे दोनों में बहुत कम भी है और बहुत ज़्यादा भी है. इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से लेवल तक ग्रो कर पा रहे हो बाय द करेक्ट कॉन्टैक्ट्स, करेक्ट गुड वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बोथ आर रिवॉर्डिंग मनी वाइज, अगर आप उतना अच्छा क्रैक कर पा रहे हो उसको. तो एज फार एज सेटिस्फैक्शन इज कंसर्न्ड, आप स्टूडियो में बैठो या आप स्टेज पे हो, आप अगर इफ यू नो यू आर डिलीवरिंग योर 110%, फिर भले वो शादी का शो क्यों ना बजा रहे हो आप, या कोई एक लेम एज जिंगल क्यों ना प्रोड्यूस कर रहे हो, बट अगर आप अपना बहुत अच्छा काम दे रहे हो तो सेटिस्फैक्शन हैज नथिंग टू डू विद आप स्टूडियो में बैठे हो या इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे मैटर करता है. Yes, राइट, आपको yes. परफॉर्मर स्टेज के हाई का एक सेटिस्फैक्शन अलग होता है परफॉर्मिंग इतने बड़े क्राउड के ऊपर, राइट, और सामने स्टूडियो के हाई का अलग होता है कि एवरीथिंग इज सुप्रीमली कंट्रोल्ड. मुझे प्रोड्यूस करने से ज्यादा कंपोज करना अच्छा लगता है. आई स्टिल प्रोडक्शन में अभी भी बहुत हाथ साफ करना बाकी है, बट कंपोजिंग. जब मुझे मिले थे, आई थिंक 2013 की बात है ना, जब तकरीबन, तुम हाँ. लॉजिक पे सीख रहे थे, राइट? हाँ. तभी मैंने तुमको पूछा था कि तुम कंपोज करते हो, तो सर अभी नहीं कर रहा हूँ, करूँगा आगे. यू रिमेम्बर, आई थिंक तभी तुमने शुरू नहीं किया था. तभी यस, जस्ट किया होगा. तो अभी करते करते तुम्हें इतना अच्छा लगने लगा है कि अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन, कंपोजिंग, यस, सॉरी, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन, राइट, दोनों से बेटर तुम्हें ज्यादा मजा अभी कंपोजिशन में आ रहा है? दोनों से ज्यादा नहीं, बट प्रोडक्शन से ज्यादा डेफिनेटली. मैं प्रोडक्शन एंजॉय करता हूँ, एंड दैट हैज बिकम अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट आई एम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. क्योंकि मैं लाइव शोज में भी जो एडिशनल प्रोडक्शन एलिमेंट्स होते हैं वो भी डिजाइन करता हूँ, अरेंज करता हूँ. बट कंपोजिंग का एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है. लूप बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हो, क्रिएट योर ओन साउंड, लाइक एवरी सैम्पल तुम साउंड अपने खुद के डिजाइन करते हो, या फिर प्रीसेट्स यूज करते हो, या फिर किसी और टूल से लेते हो, या कोई तुम्हारा स्पेशल कोई प्लगइन है जो तुम यूज करते हो? खास करके अगर तुम गिटार ओरिएंटेड म्यूजिक बना रहे हो, ठीक है, जिसमें गिटार यूज कर रहे हो, तो कौन से प्लगइन यूज करते हो, थोड़ा बताओ जरा. मैं साउंड डिजाइन पे बहुत कम ध्यान देता हूँ. सो आई एम नॉट द प्रोड्यूसर जो हर एक साउंड मेरा एक ओरिजिनल होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, वैसा नहीं है. आई कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द अरेंजमेंट पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे जो भी आइडियाज आते जा रहे हैं, भले वो लूप हो या मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, आई कीप स्टैकिंग देम. फिर देन आई हैव अ ब्रिक लोड ऑफ आइडियाज. उसके बाद उसको पूरा स्प्रेड आउट करना शुरू करता हूँ इनटू अ सॉन्ग. दैट्स माय जनरल आइडिया ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कौन सा डॉ यूज करते हो कुशल? लॉजिक, लॉजिक जिसमें आपने सिखाया था अभी, वही. क्यूबेस पे आ जाओ. क्यूबेस फिलहाल मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ आओ थोड़ा सा क्यूबेस पे देखो, बहुत मस्त सॉफ्टवेयर है. हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लॉजिक है, पर धीरे धीरे अभी क्यूबेस हो जाएगा, आई एम श्योर. एबल्टन यूज कर रहे हो फिलहाल? एबल्टन खाली लाइव के लिए मैं यूज करता हूँ, टू ट्रिगर माइनस ट्रैक्स या एडिशनली प्रोग्राम्ड एलिमेंट्स जो लाइव बैंड के साथ चल रहे होते हैं. एंड उसमें स्पेसिफिकली लॉजिक क्यू नहीं, एंड एबल्टन क्यू यूज करता हूँ क्योंकि एबल्टन में इट्स मच मोर रिलायबल ऑन स्टेज एज अ सॉफ्टवेयर. कुशल, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम एबल्टन यूज कर रहे हो और तुम चाहते हो एबल्टन यूज करना, मैं तुम बताओ इतना कुछ है ना अभी का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, तुम्हें बताओ इतना कुछ है, तुम इवन एबल्टन को चेंज कर सकते हो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करके ना, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो. एबल्टन में इतना कुछ दिया हुआ है, तुम एबल्टन को इस तरह से यूज कर सकते हो जैसे तुम चाहते हो. बहुत लिमिटेड लोग को पता है कि एबल्टन का रियल पर्पस क्या. इंडिया में मैक्सिमम लोग सिर्फ लूप प्ले करने के लिए एबल्टन का यूज करते हैं. उसके अंदर इतना कुछ दिया हुआ है कि तुम प्रोग्रामिंग, यू कैन राइट द कोड्स इन एबल्टन, करेक्ट, ठीक है, और तुम सिंगल हैंडेड, मैं तुम्हें बताऊं, सिंगल हैंडेड लाइव प्ले कर सकते हो, नॉट इन लूप. फर्क है, लूप तुम ट्रिगर करोगे, तुम उसको एआई बेस्ड बना सकते हो. ओके, वो उसके अंदर ड्रमर भी रहेगा, वो ड्रमर खुद ब खुद प्ले करेगा, पर वो लूप बेस्ड नहीं रहेगा, उसमें फील्स रहेंगे, वो ह्यूमन टच होगा. सेम वे बेस, सेम वे गिटार, पूरा चंक कर सकते हो, उसको तुम पैरों से ट्रिगर कर सकते हो. यहाँ तक एबल्टन पहुंच गया है. तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लाइव परफॉर्म करना, तो एबल्टन को और डिटेलिंग में करो, बहुत बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है. ओके, नाउ ये बताओ, तुमने अभी जो गाना लास्ट किया था उसमें किस तरह का प्रोडक्शन यूज किया, जो भी प्रीतम के लिए यूज किया तुमने? दादा के लिए जो किया, वो उसका चैलेंज ये था कि ऑलरेडी उसका फिल्म वर्जन लॉन्च हो चुका था. कुड़माई के 2 वर्जन्स निकल चुके थे ऑलरेडी, एंड दे वांटेड a female version अंतरा की आवाज में. I've been performing, she's been a good friend since a few years now. They tried 1 or 2
गाइस फॉर प्रोडक्शन, बट वो जम नहीं रहा था। तो मैंने लोफाई नहीं कहना चाहूंगा, थोड़ा क्रिंज लगता है, बट उस तरीके के जॉनर में मैंने एक बेड लेआउट करने की कोशिश की। तो या दैट वाज माय फर्स्ट। इट्स वियर्ड टू से कि मेरा पहला बॉलीवुड गाना थोड़ा लोफाई-इश है, बट उसमें भी अपना टच देने की मैंने कोशिश की है, जितना अर्दी रख सकूं उसको उतना। अच्छा कुशल, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वेल नोन सिंगर, हाँ, राइट, जिसका ऑलरेडी ब्रांड है, हाँ, नाम है, हाँ, और एक अननोन सिंगर जो न्यू कमर्स है, हाँ, किस तरह से शो में, लाइव शोज में हाँ, डिफरेंसेस होते हैं मनी वाइज? देन चलो मनी वाइज ही बताओ, किस तरह से, क्या रेट होता है उसका और क्या रेट होता है उसका? सर आज के जमाने में पीपल आर नॉट कॉलिंग यू फॉर योर म्यूजिक, दे आर कॉलिंग यू फॉर योर ब्रांडिंग। राइट। तो जाहिर सी बात है कि जितना वेल नोन सिंगर है, जैसे आपने कहा, नॉट नेसेसरीली गुड, दे मे और मे नॉट बी गुड, उसकी बात नहीं है, बट आप जितने ज्यादा नोन हो उतना ज्यादा पैसा आप डिमांड कर पाओगे और लोग देंगे भी। हाँ, और आप अपना ब्रांड वैल्यू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से आराम से बना सकते हो। yes. और आपका एक आध गाना भी अगर वायरल होता है तो यू आर बूम, राइट? एक गाना मतलब वो होने का चांस है। ऐसे भी लोग हैं कि एक गाना वायरल होके बैठे हैं, तो there is no thumb rule। पर एक गाना वायरल होने के बाद भी कुछ देर के बाद बैठते हैं, इमीडिएटली तो नहीं बैठेंगे। आई डोंट थिंक सो। कुछ टाइम तो वर्क करेंगे, होपफुली सो। मतलब चलो आज गाना वायरल हो गया तो एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना तो सर्कुलेट होंगे ना मार्केट में। हाँ, होगा। एंड मतलब उस पे भी कैश इन करना आपको आना चाहिए, बेसिकली ये। जैसे मैं तो मेरा ही एग्जांपल दे सकता हूँ। आई डोंट हैव अ वायरल सॉन्ग, आई डोंट इवन हैव अ वायरल यूट्यूब वीडियो। काफी लोगों को यूट्यूब से भी वो वायरलिटी मिलती है। मेरे कुछ रील्स गए हैं वायरल इंस्टाग्राम पे, बट उसमें भी मैंने पेड प्रमोशंस का सहारा लिया है। आई डोंट माइंड एडमिटिंग दैट। बट अमेजिंग। इमेजिन एन आर्टिस्ट जिसका बॉलीवुड में गाना नहीं है, जिसका वो हिसाब से ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल फेम नहीं है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है कि अच्छा ये एक्टर का फेवरेट सिंगर है, या ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई स्टिल आई एम डूइंग डिसेंट, नॉट ग्रेट बट डिसेंट फॉर माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ डूइंग कॉलेज शोज एज वेल एज प्राइवेट शोज। तो उसका रीजन क्या हो सकता है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, देयर इज नथिंग टू बोस्ट हियर, बट अगर मेरे जैसा कोई ये क्रैक कर सकता है, तो if you are a really good singer, if you are a really good song writer, और आपके गाने पे million streams जा रहे हैं, जो भी, if something is working for you, you can definitely crack it. Super, बहुत down to earth हो यार। Super। अच्छा और एक बात मुझे बताओ, अभी तुमने लास्ट बताया कि तुमने इंस्टाग्राम पे प्रमोशन किया, तो कितना स्पेंड किया तुमने इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे the most I have spent in a month, मैं वो आपसे कह सकता हूँ। I think Complete the most बताओ अभी। I have is around 30 to 40 grand a month. सुपर। टोटल कितना हो गया रहेगा तुम्हारा अभी तक इंस्टाग्राम पे इन्वेस्टमेंट? मैंने इसे कैलकुलेट नहीं किया। अंदाज, एक रफली अंदाज। 1 लाख, मैंने 2 लाख, आपका 4 लाख, 5 lakhs? a few lakhs for sure. Yeah. Not a very big figure. और 2 साल में तुमने किया? हाँ, few lakhs भी एक्चुअली ज्यादा बोल दिया। few lakhs यानी लोग 5-6 लाख ऐसा कुछ मानने लगेंगे। मेरे दिमाग में वो बहुत हार्ड हिटिंग फैक्टर था सर, कि जो लोग भी, क्या सीधी कंपनीज की हम बात करें, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी, ओप्पो, वीवो, राइट, और क्या, अगर वो लोग करोड़ों स्पेंड कर सकते हैं, अगर टी सीरीज जैसा म्यूजिक लेबल ऑलरेडी फेमस आर्टिस्ट के वायरल गाने के ऊपर भी लाखों लगा सकता है टू मेक इट मोर वायरल या टू मेक इट वर्क, एन अननोन आर्टिस्ट को तो लगाना ही होगा ना। दैट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग, बट आई जस्ट डिड नॉट वांट टू सिट ऑन माय लक एंड वेट इट आउट कि जब कभी होगा तब मैं बोलूंगा देखो विदाउट प्रमोशन मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आई एम ओके विथ, मैंने अपने आप को बहुत प्रमोट किया है, बट प्रमोट करके भी अगर मेरे पास टैलेंट नहीं होता, अगर मेरा काम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होता, तो दे वुडंट हैव फॉलोड मी। सो इट्स फेयर प्ले फॉर मी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये गाना जो मिला, हाँ, उसके लिए तुमने कुछ खास पिचिंग किया किसी को, या फिर वो भी? नहीं, अंतरा, जैसे मैंने कहा, मैंने उनके साथ काफी काम किया है पहले से, उन्हीं की रिहर्सल थी। सो शी हैज बीन अ डियर फ्रेंड, कलीग। शी ओनली पिच कि तू कुछ ट्राई कर इस पे, एंड अगर अच्छा लगा तो हम दादा को पिच करेंगे, एंड ही हैपेंड टू लाइक इट, तो दैट वाज अ गुड थिंग। कुछ खास एज सच पिच या ऐसा कुछ नहीं किया था। तुम कीबोर्डिस्ट हो, राइट? तुम इतने लाइव शोज करते हो, तुम ऑलरेडी एंगेज हो, ओके? उसके बाद तुमने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा,
एकदम सिंपल क्वेश्चन पे आता हूँ, तुमने म्यूजिक प्रोडक्शन क्यों सीखा? उसका सिंपल आंसर है क्योंकि मेरे सर ने मुझे कहा, नेविल सर ने कहा मेरे पेरेंट्स को वो भी, कि इसको प्रोडक्शन सिखाओ, इसमें फ्यूचर है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, एंड यू विल थैंक मी लेटर. That actually turns out to be the case. And my parents belong to they are very good traditional folks कि अगर गुरु ने कुछ बोला है तो आंख बंद करके भरोसा करना है गुरु पे. तो जब मैं सीख रहा था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे करियर के ऊपर. बट नाउ आई एम रियली ग्रेटफुल. शुरू के हमारे सेशन रहे थे, हाँ. उसमें तुम्हें ऐसा क्या नया लगा था उस टाइम पे, जब भी तुम, कि म्यूजिक तो तुम लाइव बजाते हो, राइट? ये म्यूजिक इस तरह से बनता है, एडिटिंग होता है, मीडी सीक्वेंसिंग होता है, कई कई जगह पे बजाने का भी जरूरत नहीं है, ड्रॉ करके कर लेते हैं. तो तुम्हें उस टाइम पे क्या सरप्राइजिंग लगा था? वो पूरा प्रोसेस ही बहुत सरप्राइजिंग था सर. एंड रियलाइजिंग दैट जस्ट 10-20 साल पहले, 10 साल पहले की बात 10 साल पहले आई थिंक हम लोगों ने शुरू किया था ना. यस. बहुत पुरानी बात है. तो अभी मैं उसको तुमसे पूछता हूँ कि तभी तुम्हें कैसा लगा था? एक चीज तो है, मुझे बहुत ज्यादा लकी फील होता है एज अ जनरेशन, नॉट एज एन इंडिविजुअल. तो अगर म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीखते, हाँ. ठीक है, शो तो तुम कर ही रहे हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ शो कर, अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीखे होते अभी, तो तुम ऐसे क्या लगता है, तुम क्या लैक करते? आई वुड फील हैंडीकैप फॉर श्योर, बिकॉज आई एज अ पर्सन डू नॉट लाइक डिपेंडिंग मेजरली ऑन अदर पीपल फॉर एनीथिंग. तो मैं अपने वीडियोस भी खुद एडिट करता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम अ ग्रेट एडिटर, बट आई डोंट हैव द पेशेंस कि भाई मैं किसी को भेजूं एंड अभी उससे कॉल पे ये कॉल बैक करता रहूं कि कब आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा. सो आई प्रेफर नोइंग, अगर मैं किसी रिलायबल पर्सन को दे भी रहा हूँ एडिट के लिए, तो आई शुड एटलीस्ट नो द बेसिक्स. तो प्रोडक्शन मुझे वो कंट्रोल देता है कि मुझे जो साउंडस्केप चाहिए, जो भी चाहिए, एटलीस्ट वो मेरे हाथ में है. तो मेरे दिमाग में जो आइडियाज है मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अच्छे से. एज अ कीबोर्डिस्ट तुम बता सकते हो कि तुमने म्यूजिक प्रोडक्शन सीख के तुम्हें क्या फायदा हो गया, राइट? तुम बता रहे हो मुझे. हाँ. अगर एज अ सिंगर तुम्हें क्या लगता है, अगर समझो तुम कीबोर्डिस्ट नहीं हो, तुम कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करते हो और तुम जस्ट अ सिंगर हो, तो म्यूजिक प्रोडक्शन तुम्हें क्या हेल्प करता है? म्यूजिक प्रोडक्शन आपको, इन शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से बोलता हूँ. क्वेश्चन ये रहेगा कि सिंगर को म्यूजिक प्रोडक्शन क्यों सीखना चाहिए तुम्हारे नजरिए से? तुम सिंगर हो, राइट? तुम कीबोर्डिस्ट भी हो. तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन अगर तुम्हें सीखा नहीं होता एज अ सिंगर, तो तुम क्या लैक करता, क्या प्रॉब्लम होती, क्या चैलेंजेस आते, या फिर कुछ नहीं होता? एज अ कीबोर्डिस्ट समवेयर अभी अज्यूम कर लिया जाता है कि इसको प्रोडक्शन आता ही होगा, एंड समवेयर वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एडिशनल लेयर्स ऐड करने के लिए अपने प्लेइंग में वगैरह, एंड स्पेशली एक टेक्निकल अरेंजमेंट मेंटालिटी में, मोर इम्पॉर्टेंटली. क्योंकि स्टूडियो का जो एथिक होता है, लेवलिंग होता है, अपने बेसिक पैचेस को भी लेवल कर पाना, वो आप घर पे बैठ के जब मिक्स कर रहे होते हो अपना ट्रैक्स वगैरह, तो उससे बहुत सीखने को मिलता है. एंड अ बेसिक पैरामीटर फॉर बीइंग अ गुड कीबोर्डिस्ट इज दैट योर इंजीनियर इज हैप्पी विथ यू, राइट? आपके इंजीनियर को आपके, तो तुम इस बात से एग्री करते हो कि सिंगर को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना ही चाहिए आज की डेट में? सिंगर की बात करूं तो यस, बिल्कुल, है ना? हर किसी को सीखना है. इफ यू आर इनटू म्यूजिक एंड आप कोई इंस्ट्रूमेंट मास्टर कर रहे हो, प्ले करते हो, उसमें अच्छा हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, म्यूजिक प्रोडक्शन कैन रियली हेल्प यू अ लॉट. चाहे फिर अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में हो, एंड थोड़ा डिपेंडेंसी अगेन कम हो जाता है. लॉकडाउन में जो खाली सिंगर्स थे वो घर बैठे थे, जो सिंगर्स को प्रोडक्शन थोड़ा बहुत आता था या अपने आप को रिकॉर्ड करना भी आता था, दे वर एबल टू रिलीज सम कंटेंट, रिलीज सम म्यूजिक. तो तुम्हें क्या लगता है, हर कीबोर्डिस्ट को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहिए? हर म्यूजिशियन को म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहिए, फिर वो कोई भी हो. इज इट नेसेसरी? नो. इज इट एक्सट्रीमली हेल्पफुल? यस. अच्छा कुशल, यही बताओ, आज से 10 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आज से 10 साल के बाद मैं अपने आप को रिटायर्ड देखना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं एज अ कीबोर्डिस्ट ऑलमोस्ट किसी के साथ भी शोज नहीं कर रहा हूँ. मैं खाली सिलेक्ट अपने खुद के शोज करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूजिक रिलीज करता हूँ, एंड आई एम स्पेंडिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम विथ माई लव्ड वंस. तुमने जो लास्ट गाना किया उसमें तुमने कितना चार्ज किया एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर? दादा के लिए जो गाना किया था मैंने, ये ग्रे एरिया हो जाएगा. एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा लोगों के साथ, जहां पर
पहले आई कम फ्रॉम बीइंग अ पर्सन जिसको जब कम पैसे मिलते थे, पैसे नहीं मिला, वैसा हुआ नहीं है, बट अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं, कोई कोई चीज़ फ्री में कर रहा है, वो बहुत अनफेयर लगता था. बट everybody is here to offer their service as service providers, and everybody is here to exploit your service as service takers. तो उसमें आप अपने जरूरियत के लिए या अपने मतलब के लिए कौन सा डील क्रैक कर पाते हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. एंड आप जो अपने लिए कर रहे हो, इट्स फेयर. पहले मुझे बहुत लगता था कि सिंगर्स पैसे नहीं दे रहे हैं, अरे ये इतना बड़ा सिंगर होके इतने कम पैसे दे रहे हैं. ही इज हैंडलिंग हिज ब्रांड, ही और शी. अगर वो कुछ अपने बैंड के लिए डिसाइड कर रहे हैं, इट्स फेयर. एंड अगर उतने, फिर ये भी लगता था कि यार ये म्यूजिशियन इतना अच्छा है, इतने कम में क्यों कर रहा है. देन आई रियलाइज कि मैं उसका घर नहीं चला रहा हूँ, वो चला रहा है. सो फॉर दैट पर्सन, विथ ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, अगर वो उतना कर रहा है, इट्स फेयर फॉर देम. बाकी आगे बढ़ने की बात करूं, ऑफ कोर्स द गोल इज कि आप फेयर चार्ज कर पाओ, एंड आप ऐसे ही आर्टिस्ट के साथ अफिलिएट हो जो फेयर पे कर रहे हैं, जो आपकी वैल्यू समझते हैं, एंड इसलिए आपको नहीं ऑन बोर्ड ले रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर या एज अ कीबोर्डिस्ट, एज वट एवर, कि यार ये कम में कर देगा इसलिए बुलाते हैं. सो द गोल शुड बी कि इसको बुलाते हैं बिकॉज ये काम ऐसा करके देगा. सो पीपल आर कॉलिंग यू फॉर योर वर्क, नॉट फॉर योर चार्जेस. दैट शुड बी द एंड गोल. वेरी गुड क्वेश्चन. सुपर. कुशल, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करें. एटलीस्ट मैं आई थिंक 8-10 साल के बाद हम लोग ऐसे मिले हैं. यस 10 साल पहले हमने क्लासेस शुरू की थी. 10 साल में मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बहुत अच्छा ग्रो किया तुमने. आई रियली फील प्राउड ऑन यू. थैंक यू सर. और रियली सुपर. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तुमसे मिला रिगार्डिंग लाइव शोज, प्रोडक्शन. ठीक है. और बहुत लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि ये सफ़र कैसा होता है, ये जर्नी कैसा होता है. इवेंचुअली सब अच्छा होता है. सब इट वॉज वेरी नाइस. बहुत बहुत थैंक्स टू कमिंग हियर.